हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रहे होंगे। आईबीपीएस एग्जाम्स जो अपकमिंग रहते हैं ईयर में, तो देखिए अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर हम बात करें तो अगस्त में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं आरआरबी के, है ना। पहले क्लर्क और पीओ होंगे, उसके बाद फिर आईबीपीएस आ जाता है। तो अब आपके लिए एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए कि कितने आवर्स आपको कौन से सब्जेक्ट को देने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है और किस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पढ़ाई की जाए ताकि आप सबको कंपैटिबिलिटी बिल्कुल सही बिठा पाओ। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें बात करने वाली हूँ और स्पेशली रीजनिंग की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ और सारी चीजें छोटी छोटी की बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैंने क्या चीजें की जिससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरआरबी बिल्कुल क्लियर था और आईबीपीएस क्लर्क भी। पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा था, फिर अगले में हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए, तो आरआरबी के दोनों क्लियर थे। तो अब मैं बताती हूँ कैसे और क्या। ठीक है, सबसे पहली चीज है अप्रैल आ चुका है। अब आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में तो एग्जाम है ही, आप 4 महीने कंसीडर करिए पूरे हैं आपके पास। तो जो आपके वीक एरियाज है, सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या आप बेहतर कर सकते हो, क्या ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप वीक हो। तो पहले तो अपने वीकर सेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग को अलग अलग करिए, क्योंकि वीकर पे ज्यादा आवर्स देने की जरूरत है और स्ट्रॉन्ग पे, जैसे मेरा मैथ्स वीक था, वीक क्या था, बिल्कुल माइनस था, तो मुझे सबसे ज्यादा टाइम उसे देना था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं देना, क्योंकि वीक को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे करेंगे करेंगे, कहीं इस चक्कर में ये ना हो कि स्ट्रॉन्ग वाला प्रैक्टिस ही ना करें तो वो वीक पड़ जाए एग्जाम में जाके। तो उनकी कंपैटिबिलिटी को बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम्स में। एग्जाम्स की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में हमें अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को भी इक्वली लेके चलना पड़ता है। टाइम भले ही उसे वीकर से कम देंगे पर लेके इक्वल चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो स्ट्रॉन्ग वाले को प्रैक्टिस कम करने के चक्कर में वो भी एग्जाम में धोखा दे जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अलग अलग है कि किसी की इंग्लिश वीक होगी, किसी का मैथ्स वीक होगा, किसी को लग रहा होगा मुझे रीजनिंग में पजल सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, वो वीक जा रहा है। आप अपने वीकर सेक्शन को सबसे पहले अलग करिए और उसको सबसे ज्यादा आवर्स दीजिए, ठीक है ना। स्टडी आवर्स देखिए, ऑन एन एवरेज मुझे लगता है अब 7 से 8 घंटे स्टडी की जरूरत है ही है अगर आपको आईबीपीएस पीओ तक फाइनल क्रैक करना है तो, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे में अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है तो 4 घंटे मैथ्स को दीजिए, बाकी अदर सब्जेक्ट्स को 2-2 घंटे दीजिए, है ना। आपको लगता है कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप 3-4 घंटे एवरेज दीजिए और उसके बाद 2-2 घंटे बाकियों में दीजिए, ठीक। अगर आज मैं इस वीडियो में स्पेशली रीजनिंग के लिए बात करने वाली हूँ तो रीजनिंग में हाउ आई स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 90 इन LICAA, 40 आउट ऑफ 40 आउट ऑफ इसमें आरआरबी वाले में कैसे मैंने क्रैक किए, यानी और रीजनिंग ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया मेरे सिलेक्शन में, क्योंकि पूरे में से पूरे मार्क्स आप समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए भाई, अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसमें वही सारी चीजों की कि कैसे हम उसको चीजें कवर अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई देखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ रीजनिंग, ठीक है। तो आज मैं इस वाले वीडियो में आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली, पजल्स की कुछ चीजें बताने वाली हूँ जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो भाई, रीजनिंग में अगर बात की जाए तो 4 टॉपिक से पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, और अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट को भी पजल में कंसीडर कर लें कि सारे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है, इसी में आ जाएंगी। पजल्स की हम बात करेंगे तो पजल्स भी सबसे ज्यादा बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, फ्लोर में भी अब क्या होता है कि फ्लैट बेस्ड भी आने, मतलब फ्लैट बेस्ड होती है या तो एक दूसरे के ऊपर है और फ्लैट ए बी वाले एक ही पे 2 है, ठीक है, वो वाली बॉक्स बेस्ड एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, डे बेस्ड यानी स्केड्यूलिंग से रिलेटेड रहती हैं, ठीक है। और बाकी मुझे लगता है एक पजल वो वाली आ जाती है कि डेजिग्नेशंस की, वो ये है वो ये है या वो ये पसंद करता है ना, सबको आपस में मतलब ये वाली। अगर सिटिंग अरेंजमेंट हम अलग से, चलो अलग से ले लें तो सिटिंग अरेंजमेंट को हम ले लें, ठीक है। तो इसमें सबसे जो फेवरेट है, सबसे जो फेवरेट है वो लीनियर में अनसर्टेन वाला है, आईबीपीएस का फेवरेट टॉपिक है। बाकी तो भाई देखो सर्कुलर, ठीक है ना, और स्क्वायर, ये सबसे ज्यादा है। और जिसमें लीनियर तो पूछा ही पूछा जाता है, सबसे ज्यादा अनसर्टेन वाला, जितना इतने 7-8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, ठीक है ना। उसके बाद फेलॉक्स, ठीक, और इनइक्वालिटी। आपको ये वाले टॉपिक तो अपने ऐसे कर लेने हैं कि सो भी रहे हो ना, कोई सोते में उठा के पूछ दे क्या, तो आपको इसके आंसर्स पता होने चाहिए और कहीं बिना अटके, ठीक है। तो देखो भाई, इसके तो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी, इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इसके कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि मैम हमारी टाइमिंग नहीं आ रही है, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो, दो अलग अलग बातें होती हैं। आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपने आज कुछ पजल लगाना सीखा, आप उसको 4-4 6-6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आपका फिर भी टाइम कम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि पजल की अप्रोच सही नहीं होगी।
पजल की अप्रोच अगर आपने सही नहीं सीखी है तो आप 10 घंटे प्रैक्टिस करिए, सेम अप्रोच पे अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम कम नहीं होगा। तो सबसे पहले स्मार्ट अप्रोचेस सीखिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को लगाने की, क्योंकि अगर आपने ये कवर कर लिया ना तो रेस्ट ऑफ द रीजनिंग अपने आप, क्योंकि ये तो टाइमिंग वाले नहीं है, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी में कोई अटकने वाली चीज तो है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता है हो जाएगा, नहीं होगा नहीं, कॉन्सेप्ट पता होगा नहीं होगा, अल्फाबेट बेस्ड जाएगा, रैंकिंग ऑर्डर, इन सब में कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा, नहीं पता नहीं होगा। हाँ कभी कभी डायरेक्शन डिस्टेंस थोड़ा बड़ा आ जाता है या रिलेशन में, वो भी थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, बट बाकी और कुछ कंफ्यूज करने वाला नहीं होता है। अगर आप इस पे अटक गए तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो पजल्स को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें, क्या करें ऐसा कि पजल हमारी अटके ना हो, थ्रू आउट एक बार में ही लग जाए। तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज है कि पजल को लगाते टाइम मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कि सबसे पहले तो पजल को जब भी लगा रहे हो ना, जैसी भी पजल, माइंड में कॉन्सेप्ट समझना सीखिए कि पजल किस किस टाइप की बन रही है। कुछ पजल्स ऐसी होंगी जिसमें आपको फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा होगा ना, फर्स्ट पॉइंट वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ पजल ऐसी होंगी पूरा कुछ भी नहीं मिला, हमें लास्ट पॉइंट में जाके समझ में आया कि अरे यार हम तो ऊपर से इतना दिमाग लगा रहे थे और लास्ट पॉइंट पे आके ये पजल हमें पकड़ में आ गई और हम तो फालतू सोच रहे थे यहाँ कौन बैठेगा यहाँ कौन बैठेगा। बस ये एक मेन पॉइंट है कि आपको पजल लगाते टाइम बहुत कॉशियस रहना है। कैसे कॉशियस रहना है कि पजल जैसे मान लो आपने ऊपर से पढ़ी, आपने स्टार्ट करी और आपको लगा अरे ये तो मुझे रेलेवेंट पॉइंट मिल ही नहीं रहा, मैं स्टार्ट कहां से करूं, और आप सोचते हो अगर ये इसके बराबर में, आप स्टार्टिंग से ही सोचना शुरू कर देते हो। नेवर एवर। पजल लगाते टाइम आपने पॉइंट पढ़ा, आपको लगा कि यहाँ से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है, और आपको लगा यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, आप उस पॉइंट को शॉर्ट नोट में लिख दो, साइड में लिखते जाओ, सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि कैसे लगेगी कैसे लगेगी, आप बस पढ़ते जाओ, जो पॉइंट आपको लगे यहाँ से स्टार्ट है वहां से स्टार्ट कर दो। लोग क्या करते हैं, पजल के शुरू में दिमाग लगा देते हैं, अच्छा यार यहाँ तो आएगी नहीं, फिर ये कैसे पॉइंट दे दिया है, बाद में जाके पता चला पॉइंट्स क्लियर थे बिल्कुल, लास्ट में पता चला कि ये कॉर्नर में नहीं बैठा, ये ऊपर नहीं बैठा, ये इवन पे नहीं बैठा, ये ऑड पे नहीं बैठा, सारी चीजें लास्ट में जाके क्लियर हो जाती है। फिर पछतावा होता है कि यार मैं ऊपर से क्यों पढ़ता हुआ आ रहा था, ये नीचे दिए तो हैं पॉइंट्स। बस पजल में आप ये समझना स्टार्ट कर दो कि पजल में अटकना नहीं है, जो पॉइंट आप फर्स्ट पढ़ रहे हो अगर वो फिक्स है तो लगाना स्टार्ट कर दो, फिक्स नहीं है तो शॉर्ट नोट की तरह लिखना शुरू कर दो, अटकना नहीं है पजल में। ये पजल का एक रामबाण तरीका है कि ऐसे ही आप पजल को अच्छे से लगा सकते हो। मेरा पॉइंट थोड़े बहुत जो लोग अवेयर होंगे तैयारी से वो थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों में सेम अप्रोच करनी है। और फाइनली देखिए, रीजनिंग की क्लास तो मैं कंटिन्यू ले ही रही हूँ टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। आप मेरी जो बैंकिंग की क्लासेस है वो 11 से 12 यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। आप रीजनिंग मुझे वहां से कवर कर लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ कि रीजनिंग में आपको, बैंकिंग की रीजनिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने फुल मार्क्स किया, आपके भी फुल मार्क्स आएंगे, बस कॉन्सेप्ट अप्रोच सही सीख लो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है ना। अब सब समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, रैंकिंग ऑर्डर हो गया, रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, ये कुछ और चैप्टर्स हैं जो पूछे जाते हैं, वो कवर हो जाते हैं, उसमें इतनी ज्यादा इशू नहीं आता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें, इसमें। तो पजल में मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पॉइंट हो चाहे लास्ट पॉइंट हो, जो पॉइंट फिक्स होगा वहां से हम पजल स्टार्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखते जाएंगे। और उस शॉर्ट नोट्स को लिखते हुए दिमाग नहीं चलाना है कि यहाँ रख देंगे वहां नहीं, आप शॉर्ट नोट लिखते जाइए, अपने आप कोई पॉइंट मिलेगा, भाई उनको भी पजल लगवानी है आपसे, वो भी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर देंगे जहां आके पजल फिक्स हो जाती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल अरेंजमेंट हमें चलाने की जरूरत होती है, वो हमें समझ में आ जाता है कि इसमें पैरेलल चलाना है या नहीं चलाना। तो यही पजल लगाते टाइम आपको टाइप समझना है कि कौन सी पजल क्या कहती है, किस में हमें स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, किस टाइप की पजल में, और ये आएगा प्रैक्टिस से। और आपको मैं लगातार पजल्स लगवा रही हूँ उसमें, और आपको और लगवाऊंगी, मैं हर पजल को बताती जाऊंगी कि इसको जैसे इस तरीके का कुछ दिखे ना, ऐसी सी कुछ लैंग्वेज, आप थोड़ा सा दिमाग उस तरफ चलाइए कि ये इस तरीके की पजल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से फॉर्मेट सेट होते हैं चीजों के। तो समझ रहे हो ना पॉइंट्स को, पजल सिटिंग अरेंजमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करो, और वो प्रैक्टिस से आएगा, सही अप्रोच से आएगा। अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो देखिए, अगर आपके एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर है, मान लो एक सब्जेक्ट में आपके 35 आउट ऑफ 35 प्री में आ गए, और मेंस में भी, अगर क्लर्क की बात करें, क्योंकि पीओ में तो पूरे में से पूरे आ ही नहीं सकते हैं, पजल वगैरह वो डुएबल कुछ होती ही नहीं है। अगर आपके यहाँ पूरा पूरा स्कोर हो गया, मान लीजिए आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन रहा है, रीजनिंग समझ लीजिए, अगर आपने उसमें बेहतर स्कोर कर लिया ना, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है हमें हमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर थोड़ा ऑन एन एवरेज भी कम रह गया तो वो कवर अप कर लेगा। तो किसी एक सब्जेक्ट को अपना ऐसा बनाइए जिसमें पूरे में से पूरे नंबर करने के आप दम भरते हो, ठीक है।
तो इसी के साथ अभी बहुत सारे मैं इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस, मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे फॉलो करने के लिए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो। वहां मैं बैंकिंग के लिए रीजनिंग की क्लासेस ले रही हूँ, आप वहां मुझको फॉलो कर सकते हो। और कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।